शिक्षक सामाजिक परिवर्तन में कैसे अपनी भूमिका का निर्वहन करता है, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर दीजिए। तो आज हम लोग पहले थोड़ा बहुत इसके बारे में बात करेंगे, फिर इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहली लाइन लेते हैं हम लोग। किसी समाज के सृजन और संचालन में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसी कारण शिक्षक को सामाजिक अभियंता की पदवी प्रदान की जाती है। ठीक है ना, यानी कि शिक्षक को हम लोग समाज का दर्पण, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कहते हैं कि जैसा वो दर्पण आपको दिखाएगा शिक्षक, वैसे ही आप लोग देखोगे। अगर वो नकारात्मक चीजें आपको दिखाएगा तो आप लोग नकारात्मक चीजें सोचना शुरू करोगे। अगर आपको वो सकारात्मक पक्ष समझाना शुरू कर देगा तो आपको वो सकारात्मक चीजें लगने लगेंगी। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर सामाजिक अभियंता की बात करी, यानी कि सोशल इंजीनियर। शिक्षक जो होता है एक सोशल इंजीनियर है। ठीक है ना, कैसे? शिक्षक जो होता है वो समय समय पर समाज की परिस्थितियों के अनुसार, देश की परिस्थितियों को समझते हुए अपनी योग्यता से जो समाज का निर्माण होता है, जो समाज को परिवर्तन करने का कार्य होता है, उसको अंगीकार करता है। अंगीकार का मतलब स्वयं करता है, अपने अंगों द्वारा करता है। और उसके अंग कौन से हैं? आप छात्र। ठीक है, वह कक्षागत परिस्थितियों में शिक्षक सामाजिक परिवर्तन से अपने विद्यार्थियों को केवल परिचित ही नहीं कराता है, यानी कि क्लास में जब वो शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ज्ञान दे रहा होता है या समाज के बारे में बता रहा होता है या किसी सामाजिक परिवर्तन के बारे में बता रहा होता है, तो वो केवल उसको बताता ही नहीं है, उस परिवर्तन में क्या उसके गुण हैं, क्या उसके दोष हैं, उनको मूल्यांकन करने की क्षमता भी छात्रों में विकसित करता है। ठीक है ना, जिससे जो हमारे छात्र होते हैं वो सामाजिक परिवर्तन के जो मल्टी डायमेंशनल एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना, मल्टी डायमेंशनल यानी जो विभिन्न प्रकार के जो सोच हो सकती है, तत्व हो सकती है, उनको वो क्या करता है? जानने का प्रयास करता है। ठीक है ना, जब उस चीजों को जानने का वो प्रयास करेगा तो ऑब्वियस सी बात है एक मतलब सही दिशा में समाज को बदलने का कार्य करेगा। ठीक, जिससे कि जो समाज में नवाचार है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ठीक है ना, उनमें क्या होगी? सहायता मिलेगी। सहायता मिलने के साथ साथ हम लोग जो समाज को नई मशीनरी आ रही है, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उससे क्या करेंगे? रूबरू कराएंगे और समाज में रहने वाले व्यक्तियों को उसी के अनुसार जीवन यापन करने का तरीका सिखाएंगे और तरीके के साथ साथ उस मतलब परिवर्तन को कैसे सीखा जाए, ऐसी शिक्षा पर कौन बल देगा? समाज बल देगा। और समाज को कौन सिखाएगा? जो शिक्षक होगा। शिक्षक किसके माध्यम से सिखाएगा? छात्र के माध्यम से। छात्रों में नवाचारों की वृद्धि होगी। नवाचारों के बाद हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करेंगे।
ठीक है, नवीनता से रूबरू होते जाएंगे, नए नए तौर तरीके सीखते जाएंगे, और इसके बाद क्या होगा, हमारे जो जीवन शैली है उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आने लगेगा। ठीक है, इसके बाद और बात करते हैं जो नीचे पैराग्राफ दिया हुआ है। अब इसमें इन्होंने लिखा है, आधुनिक समय में भारत में सामाजिक परिवर्तन का जो स्वरूप परिलक्षित हो रहा है उसमें शिक्षक और उसकी दी जाने वाली शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। आज की हमारी शिक्षा कैसी है, व्यवसायिक, यानी कि समाज को किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता पड़ रही है, व्यवसायिक, जिससे वो अपने परिवार का, स्वयं का क्या कर सके, पालन पोषण कर सके। जो समाज में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, ठीक है ना, उनकी जो मनोवृत्तियां, उनकी जो सोच है उसमें इस तरफ क्या हो रहा, परिमार्जन हो रहा, अपडेशन हो रहा है। ठीक है ना, और इन अपडेशन को भी जो सामाजिक परिवर्तन है अंगीकार कर रहा है। ठीक है ना, यानी कि अपना रहा है। जो समाज में रहने वाले लोग हैं उनमें सचेतना का जागरण हो रहा है। अतः स्पष्ट है कि ज्ञानवान समाज और सामाजिक परिवर्तन को अंजाम देने में शिक्षक की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। और इन सारी चीजों का जो निचोड़ हम बोल दें तो ये सब आती कहाँ से है, शिक्षा से आती। शिक्षा हमें मिलती कहाँ से है, विद्यालय से। विद्यालय में हमें शिक्षा देता कौन है, शिक्षक देता है। वास्तव में शिक्षक एक सजग प्रहरी की भांति समाज के लोगों में नव चेतना का जागरण करके समाज को क्या करता है, वैश्विक स्तर पर मुकाबले के लिए तैयार करता है, उनकी क्षमता विकसित करता है, देश का विकास करता है, समाज का विकास करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से शिक्षक की जो भूमिका है वो क्या होती है, अहम होती है। इसके बाद हम लोग अपने नए चैप्टर बचपन छीनता बाल श्रम, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा में बाधक। ठीक है ना, जो बाल श्रम है वो हमारे बचपन को कैसे छीन लेता है। ठीक है, जो हमारी विभिन्न प्रकार के आयोग हैं उन्होंने निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की है, तो वो कैसे नहीं पूर्ण हो पा रही है, क्यों बाधक बनी हुई है अभी भी, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो बाल श्रम क्यों होता है इसके बारे में हम लोग, इस जो प्रमुख शिक्षण बिंदु है वो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो बाल श्रम का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, बाल श्रमिकों की क्या समस्याएं हैं जिस प्रकार से वो बाल श्रम करने के लिए मजबूर हैं, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा में क्या क्या बाधकता आ रही है उसके बारे में बात करेंगे। बाल श्रम उन्मूलन के यानी कि जो बाल श्रम को कम करने के क्या क्या उपाय हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोगों का पॉइंट है बाल श्रम। तो हम लोग इसमें फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे, व्यक्ति को बाल्यावस्था में सबसे अधिक सहायता, संरक्षण, देखभाल, प्रेम, सहानुभूति, सुरक्षा की आवश्यकता होती है ताकि उसका संतुलित एवं सर्वांगीण विकास हो सके। किसी भी देश के बच्चों के स्वस्थ स्वास्थ्य की स्थिति उस राष्ट्र के वर्तमान एवं भविष्य के स्वास्थ्य की सूचक होती है। ठीक है ना, बालक क्या होता है, बालक को बाल्यावस्था में संरक्षण की आवश्यकता होती है, उसको उसकी देखभाल की आवश्यकता होती है, उससे लोग प्रेम करें, सहानुभूति प्रदान करें, उसकी सुरक्षा कर सके। ठीक है ना, जिससे कि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। तो अगर जब ये चीज नहीं मिलेगी तो क्या होगा, बालक को अपनी सुरक्षा, अपनी देखभाल, अपने प्रति सहानुभूति के लिए क्या करना पड़ेगा, बाल श्रम करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमारे अब्राहम लिंकन महोदय ने भी कुछ कहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक बच्चा ही जो किसी व्यक्ति द्वारा प्रारंभ किए गए कार्य को भविष्य में पूरा करेगा। ठीक है ना,
ये उनका मानना है। क्या मानना है? जैसे कि अगर किसी परिवार में एक बालक जन्म लेता है तो उस परिवार के लोग क्या कहते हैं कि ये मेरे सपनों को पूरा करेगा, ये मेरे भविष्य को पूरा करेगा, ये हमारे घर की इन इन परिस्थितियों को बदलेगा। वही बात अब्राहम लिंकन ने भी कही है कि वो जो बालक होता है वो व्यक्ति द्वारा प्रारंभ किए गए, वर्तमान में जो प्रारंभ किया है उसने कार्य, ठीक है ना, तो बालक क्या करता है, उस कार्य को भविष्य में पूरा करेगा, ठीक है ना, और वहां पर बैठने जा रहा है जहां पर व्यक्ति आज विराजमान है, ठीक है ना, और व्यक्ति के चले जाने पर बच्चा ही उसके द्वारा महत्वपूर्ण समझी जाने वाली क्रियाओं को संपन्न करेगा। वही बात उन्होंने भी एक्सप्लेन करी है। इसके बाद कुछ और महोदय हैं, उन्होंने भी अपने अपने व्यक्तित्व रखे हैं। उन्होंने कहा, मतलब हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, उन्होंने भी कहा है कि यदि हमें इस विश्व में वास्तविक शांति की स्थापना करनी है तो युद्ध के विरुद्ध वास्तविक लड़ाई छेड़नी है तो हमें बच्चों से प्रारंभ करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे, मतलब उनको जो उनकी आवश्यकता अनुसार शिक्षा है वो प्रदान करेंगे तो हमारे देश का क्या होगा, विकास होगा, ठीक है ना। हम लोग फिजूल के जो प्रस्ताव हैं उन पर ना पैसा बर्बाद कर न जो फिजूल के आदर्श है उस पर ना बर्बाद करके जो देश की शांति या अखंडता है उसके जो विभिन्न प्रकार के मार्ग हैं वो प्रशस्त हो जाएंगे, ठीक है। हमारे जो चाचा नेहरू है वो भी कहते हैं कि बालक में मैं अपने देश का भविष्य देखता हूँ, ठीक है ना। आज के बच्चे कल के जिम्मेदार नागरिक होंगे। अगर हम लोग आज के जो बालक है उनको अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे, अच्छा नागरिक बनाएंगे तो क्या होंगे, कल वो एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में अपने समाज की, देश की, राष्ट्र की क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे, उसकी सहायता करेंगे, उसका विकास करेंगे। इन विचारकों की धारणाओं के विपरीत न केवल भारत बल्कि संसार के सभी देशों की एक ज्वलंत सामाजिक समस्या बाल श्रम की है। बाल श्रम मानवता के नाम पर कलंक है तथा नौनिहालों के लिए अभिशाप है जो उनसे बचपन छीन रहा है, ठीक है ना। इसके बाद बाल श्रमिक वह बालक जिसने अपनी आयु का 14 वर्ष पूरा नहीं किया और किसी दूसरे व्यक्ति के पास मजदूरी लेकर या बिना मजदूरी के कार्य कर रहा है। बाल श्रम की कुछ प्रमुख परिभाषाएं क्या है? 14 वर्ष की आयु से कम उम्र के बालकों द्वारा किसी खतरनाक उद्योग, खान, कारखाने आदि में किए जाने वाला कार्य बाल श्रम कहलाता है, ठीक है ना। भारतीय जनगणना में भी दी गई परिभाषा के अनुसार एक बाल श्रमिक वह है जो दिन का बड़ा हिस्सा शारीरिक श्रम करने में लगाता है तथा 14 वर्ष से कम आयु का था। यानी कि ऐसे बालक जो 14 वर्ष की आयु से पहले ही अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अपनी शारीरिक श्रम को किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति मजदूरी के रूप में कार्य करते हैं तो बाल श्रम के अंतर्गत आता है। आज हम लोग केवल और केवल बाल श्रम के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है ना। कल हम लोग इसके जो और विभिन्न पहलू हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। आप लोगों को कोई भी समस्या हो तुरंत आप लोग पूछ सकते हो, कोई भी क्वेरी हो वो पूछ सकते हो। बेटा वीडियो को जरूर देखो, जो मैं वीडियो आपको भेज रहा हूं उनको जरूर देखो, ठीक है ना, और उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू क्लास।